जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है और इस आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने देखा था अंग्रेजों के द्वारा जो बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसके विषय में हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने इस बात पर भी चर्चा की थी कि अब जब 1772 ईस्वी में द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल के क्षेत्र से समाप्त की गई तो आगे हमने बात की थी कि अब हम जो है रेगुलेटिंग एक्ट या अन्य जो भी एक्ट यहाँ इंग्लैंड के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन के लिए लाए गए थे उनके प्रावधानों पर चर्चा करने की बात उस क्लास में की गई थी। लेकिन यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट और अन्य एक्ट के प्रावधानों की चर्चा करने से पहले हमें अंग्रेजों की संपूर्ण भारत में स्थिति पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि पलासी के और बक्सर के बाद बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो चुकी है, लेकिन यहाँ मद्रास के क्षेत्र में और ये संपूर्ण दक्षिण भारत या यहाँ बंबई के क्षेत्र में अंग्रेजों की स्थिति क्या रही है उस पर पहले हम चर्चा कर लें। उसके बाद हम जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट और अन्य जो भी एक्ट आए थे उन सब पर चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में हमने देखा था कि यहाँ 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध जीता गया। इसके बाद हमने देखा कि 1764 में अंग्रेजों द्वारा बक्सर का युद्ध भी बंगाल के क्षेत्र में जीता गया। अब यहां बंगाल के क्षेत्र में ये दो प्रमुख युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों की स्थिति यहां पे मजबूत हो चुकी है और बक्सर के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इन अंग्रेजों ने यहां बंगाल के क्षेत्र में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीन प्रांतों की जमींदारी प्राप्त कर ली थी शाह आलम द्वितीय से। तो उस जमींदारी से इस क्षेत्र में इन्हें लाभ प्राप्त हुआ। जब इन्हें इन तीन क्षेत्रों की जमींदारी मिली थी उससे इन्हें काफी लाभ यहां प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र में अंग्रेजों की स्थिति लगातार मजबूत होती चली गई। अब जब यहां बंगाल की प्रेसिडेंसी का विस्तार इनके द्वारा कर दिया गया है तो इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो हमारी प्रेसिडेंसी है, यहां मद्रास प्रेसिडेंसी इनकी थी जिसकी स्थापना 1639 ईस्वी में जब चंद्रनगर के राजा के द्वारा इन्हें मद्रास को पट्टे पे दिया गया था, 1639 की यह बात है। उस समय यहां मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो बंगाल में एक बढ़त बनाने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अब यहां दक्षिण भारत में भी इस मद्रास प्रेसिडेंसी का विस्तार किया जाए और मुख्य रूप से जो है इस मद्रास प्रेसिडेंसी का विकास ये चाहते थे कि इसका विस्तार जो है यहां मालाबार तट पर हो, क्योंकि ये मालाबार तट जो है मसालों के लिए ये विख्यात हुआ करता था, अभी भी है खैर। तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध था मालाबार तट और इसी मालाबार तट पर ये इस मद्रास प्रेसिडेंसी की मदद से शासन स्थापित करना चाहते थे। किसी न किसी रूप में चाहते थे कि ये जो मालाबार तट है इस पर हमारा कब्जा हो, ये इनकी सोच रही थी। यहां बंगाल का विस्तार करने के बाद मद्रास के विस्तार पे हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का विकास किया। तो जब ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे और मुख्य रूप से ये मालाबार के तट को कब्जाना चाहते थे, तो ये जो मालाबार का तट था, ये मालाबार तट मुख्य रूप से मैसूर के अंतर्गत आता था। यहां पे जो उस समय जो शासन चल रहा था वो मैसूर का था। अब ये मालाबार का क्षेत्र मैसूर के अंतर्गत आता है। तो यहां इस मद्रास प्रेसिडेंसी के विस्तार के क्रम में अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध लड़े गए। अंग्रेजों और मैसूर के बीच जब 4 युद्ध लड़े गए जिन्हें हम
आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 लड़े गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या स्थिति रही, क्या परिस्थितियां बनी जिससे कि आंग्ल मैसूर का ये प्रथम युद्ध जो है ये शुरू हुआ था। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी कि जो आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध था वो इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में कैसे प्रारंभ हुआ। यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में हम देख रहे थे कि अंग्रेजों द्वारा 3 कर्नाटक के युद्ध लड़े गए और वो तीनों कर्नाटक युद्ध जो थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। अब यहां हम देख रहे हैं जब मद्रास प्रेसिडेंसी के विस्तार के क्रम में मैसूर से इनका मुकाबला हुआ, तो पहले मैसूर की स्थिति पर चर्चा की जाए कि इस मैसूर राज्य का उदय जो है वो किस प्रकार से हुआ था। तो थोड़ा पिछले समय की हम बात करें, 1336 ईस्वी में यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में, यहां दक्षिण के क्षेत्र में, इस संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्र में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने यहां दक्षिण के क्षेत्र में एक साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। और यहीं इस विजयनगर साम्राज्य के सीमाओं से लगा हुआ एक अन्य राज्य था, उसका नाम था बहमनी राज्य। ये 2 साम्राज्य जो थे मुख्य रूप से यहां दक्षिणी भारत के क्षेत्र में शासन पर ये स्थापित थे। तो कालांतर में देखा गया कि ये जो बहमनी साम्राज्य था, इस बहमनी साम्राज्य से टूटकर 5 छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनमें कि जो 5 राज्य उदय हुए थे उसमें था अहमदनगर, इसके बाद था गोलकुंडा। ये वही गोलकुंडा है जिसके विषय में हमने पढ़ा था कि इसने 1632 में अंग्रेजों को यहां अपने बंदरगाहों की अनुमति प्रदान करी थी, वही गोलकुंडा ये है। तो इससे जो 5 राज्य टूटे उसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। इस प्रकार से बहमनी साम्राज्य का जब विखंडन हुआ तो इसके विखंडन से ये 5 छोटे राज्यों का उदय हुआ, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। तो इन 5 राज्यों में से ये जो शुरू के 4 राज्य हैं, ये अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, इन चारों ने मिलकर सन 1665 ईस्वी में संयुक्त रूप से आक्रमण किया इस विजयनगर साम्राज्य पर। क्योंकि इनकी सीमाएं यहां लगी हुई थी, तो इन चारों ने, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर ने मिलकर 1665 ईस्वी में यहां विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और इस विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने पराजित कर दिया। इन चारों ने मिलकर 1665 में इस विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। तो जो युद्ध इन चारों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया उसे हम जानते हैं 1665 में तालीकोटा का युद्ध। उसे हम तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम राक्षसी टांगड़ी भी कहा जाता है इस युद्ध को। तो 1665 में
विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है इस तालीकोटा युद्ध के द्वारा, जो कि इन 4 राज्यों के द्वारा एक संयुक्त सेना बनाकर विजयनगर का इनका पतन किया गया। तो इस विजयनगर के पतन के बाद जब छोटे छोटे राज्य इस विजयनगर से भी विखंडित हुए, तो उन्हीं छोटे राज्यों में से एक ये राज्य था मैसूर। विजयनगर का जो एक साम्राज्य था, जब उसका विखंडन इस तालीकोटा के युद्ध के द्वारा हुआ, तो उस विखंडन से एक छोटा राज्य जो निकला था, उसका नाम था मैसूर, जिसके बारे में कि आज हम चर्चा करेंगे। तो जब मैसूर का यहां पे उदय हुआ इस तालीकोटा युद्ध के बाद, 1665 ईस्वी की यह बात है, तो यहां पर जो है 1665 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। वाडियार वंश में जो इनके एक शासक रहे हैं चिक्का कृष्णराज। 1665 में मैसूर का उदय हुआ। और इस मैसूर में जो शासक रहे हैं वे थे वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज। तो वाडियार वंश के चिक्का कृष्णराज का यहां पे शासन जो है वो प्रारंभ होता है। अब ये जो चिक्का कृष्णराज थे, कालांतर में इनके शासनकाल में 2 व्यक्तियों को देखा जाता है। इन 2 व्यक्तियों में से एक थे नंदराज और एक थे कृष्णराज। यहां वाडियार वंश का जो शासन चल रहा था, कालांतर में इस वाडियार वंश में कृष्णराज और नंदराज की जो है वो मुख्य भूमिका हो जाती है। तो यहां तक हमने देखा कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और यहां उसके बाद अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं विजयनगर साम्राज्य के साथ, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा गया। और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का पतन होता है और विजयनगर के पतन के बाद एक जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, उनमें से एक राज्य था ये मैसूर। तो आइए देखते हैं क्या कुछ रहा नंदराज और कृष्णराज के दौरान। तो यहां हमने देखा इस मैसूर के क्षेत्र में जो वाडियार वंश स्थापित हुआ था, उसमें 2 लोगों की मुख्य भूमिका रही, नंदराज और कृष्णराज। तो ये जो नंदराज थे, इनकी सेना में एक सिपाही के रूप में कार्यरत था। कालांतर में इस नंदराज की जो सैन्य टुकड़ी थी, उसमें एक सैनिक की भर्ती होती है जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली जो है प्रारंभिक दिनों में नंदराज की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है। अब ये जो हैदर अली था, ये काफी चतुर और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिस कारण से कि सैनिक पद पर रहते हुए भी इसके द्वारा कई यहां बड़े कार्य जो है नंदराज के खेमे में किए गए थे। तो यहां हैदर अली की महत्वाकांक्षा को देखते हुए 1755 ईस्वी में इसे यहां डिंडीगुल का प्रमुख बनाया जाता है। डिंडीगुल यहां तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यह भी इसी मैसूर के अंतर्गत आ रहा था। इस प्रकार से
तो ये जो डिंडीगुल का क्षेत्र था 1755 में जो है इस हैदर अली को डिंडीगुल का प्रमुख बनाया जाता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति ये था ही, साहसी था और चतुर भी था। तो 1755 में इस हैदर अली को डिंडीगुल का इनका किला था उसका प्रमुख बना दिया जाता है। अब हम देख रहे हैं स्थिति ये आ चुकी है कि जो मैसूर का डिंडीगुल का क्षेत्र था उसका प्रमुख जो है 1755 ईस्वी में बन जाता है हैदर अली, जो कि एक सैनिक के रूप में यहां नंदराज की सेना में भर्ती हुआ था। लेकिन ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और इसने किसी न किसी प्रकार से यहां मैसूर राज्य का शासक बनने की इसकी महत्वाकांक्षा रही है और ये सफल भी होता है इस कार्य में। तो 1755 में डिंडीगुल का प्रमुख बनने के बाद 1755-56 में ही इसके द्वारा यहां डिंडीगुल के क्षेत्र में एक शस्त्रागार का निर्माण किया जाता है। शस्त्रागार की इसके द्वारा स्थापना की गई, क्योंकि मैं बता रहा था आपको ये काफी दूरदर्शी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी था और मैसूर की गद्दी ये प्राप्त करना चाह रहा था। तो ये इस डिंडीगुल के क्षेत्र में अपनी शक्ति का जो है ये विस्तार करने लगा। 1555 में जैसे ही ये डिंडीगुल का प्रमुख बना, इसने 1555-56 में ही यहां एक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। अब हुई 1755-56 में शस्त्रागार की स्थापना हुई और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते 1761 ईस्वी में ये यहां मैसूर का शासक बन गया। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते ये जो हैदर अली है, ये हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बन गया। अब आप देख रहे थे कि कहां ये एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और अब ये 1761 में मैसूर का शासक बन गया। सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में मैसूर का शासक हैदर अली बन जाता है। और अब हम देखेंगे कि यहां अंग्रेजों और इसी हैदर अली के बीच में यहां प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो आइए देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय पे यहां दक्षिण भारत की क्या स्थिति रही है। ये जो मैसूर है और यहां अंग्रेज बैठे हुए हैं और अन्य क्या क्या शक्तियां यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में हैं, उन पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। और तब जो है जब ये पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, इसके बाद चर्चा की जाएगी आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम पर। तो इस प्रकार से हमने देखा यहां पर जो मैसूर का जो क्षेत्र है, मैसूर के क्षेत्र में 1761 में जो गद्दी पर बैठते हैं इनका नाम है हैदर अली। ये मैसूर का क्षेत्र रहा है। मैसूर में हम देख रहे हैं 1761 में मैसूर की गद्दी पर जो बैठे हैं वो है हैदर अली। ये स्थिति क्लियर हो गई है। यहां पर मद्रास के क्षेत्र में ये मद्रास का जो क्षेत्र है इसमें जो है अंग्रेज हैं। यहां पर एक लगा हुआ भाग है जो कि निजामों के अधीन आता है। हैदराबाद के निजाम, यह हैदराबाद का क्षेत्र है। और यहां इनकी एक अन्य प्रेसिडेंसी है बंबई। बंबई में अंग्रेज हैं।
और यहां ये जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है वो मराठे हैं, पेशवा है, या पेशवा जिन्हें हम मराठा कहते हैं, मराठा इस क्षेत्र में काबिज है। इस प्रकार से यहां दक्षिण भारत की स्थिति बनी हुई है कि जो अंग्रेज यहां मद्रास के क्षेत्र में है, मद्रास में अंग्रेज, यहां निजाम, यहां मराठा, और यहां मैसूर के क्षेत्र में ये हैदर अली। अब अंग्रेज जो कि विस्तार करना चाहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि अंग्रेज अपना जो विस्तार करना चाहते थे वे इस मालाबार तट की तरफ करना चाह रहे थे। तो मालाबार तट पर विस्तार करने के क्रम में अंग्रेजों ने एक गुट तैयार किया। अब इस गुट में एक तो अंग्रेज थे। जब ये गुट तैयार हुआ, अंग्रेज जब यहां मालाबार के तट पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, तो इन्होंने इसके लिए एक गुट तैयार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यहां मालाबार के तट पर जो शक्ति बैठी हुई है वो है हैदर अली। हैदर अली एक काफी शक्तिशाली इस क्षेत्र में शासक था। तो यहां ये गुट तैयार किया गया। इस गुट में जो मिले थे वो थे अंग्रेज, और अंग्रेजों ने अपने साथ में मराठाओं को मिलाया, और साथ में ही निजाम भी मिले इनसे। अब इन सब की, ये जो गुट तैयार हुआ था, इन सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं थी, अपनी अपनी इनकी परेशानियां चल रही थी, जिस कारण से कि ये एक गुट के रूप में यहां संगठित होते हैं कि अब ये मैसूर पर हमला किया जाए। तो ये गुट जो था, इसमें मराठे इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि मराठे अभी पानीपत का तृतीय युद्ध हारे हैं, और इनका अत्यधिक नुकसान उस पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ था। तो उसकी भरपाई भी ये किसी न किसी रूप में यहां इन क्षेत्रों से करना चाह रहे थे। इसके साथ ही ये निजाम जो इस गुट में शामिल हुए थे, इनका जो ये क्षेत्र था हैदराबाद, ये भी इन्हीं सबकी सीमाओं से लगा हुआ था, और ये अपने क्षेत्र का विस्तार चाहते थे, जिस कारण से कि ये निजाम इस गुट में शामिल हुए। और अंग्रेजों का मैं आपको बता चुका हूं, अंग्रेज जो है वो मालाबार के तट पे यहां अपना कब्जा करना चाहते थे, इस कारण से इस त्रिगुट का निर्माण हुआ। तो अब जैसे ही इस गुट की खबर यहां हैदर अली को मिली कि मेरे खिलाफ में एक ऐसा गुट तैयार हो रहा है जिसमें मराठे, निजाम और अंग्रेज अब यहां मैसूर के ऊपर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही इस चीज की खबर हैदर अली को लगी, तो मैंने आपको बताया था हैदर अली एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और साथ ही साथ एक कूटनीतिज्ञ भी था। तो इस हैदर अली ने क्या किया कि यहां मराठा से समझौता कर लिया, यहां मराठा से इसने एक समझौता कर लिया, और यहां निजाम से एक समझौता कर लिया। इसने कहा कि हम सभी भारतीय शक्तियां हैं, आप इन अंग्रेजों के चक्कर में मत पड़ो, हमारे क्षेत्र में युद्ध मत करो, आपको धन चाहिए तो मैं आपको धन देता हूं। और निजाम को इसने कुछ क्षेत्र दिए, और वहां जो सीमा विवाद इसका निजाम के साथ चल रहा था वो समाप्त हुआ, और ये गुट भी टूट गया। एक त्रिगुट के बारे में हमने यहां बक्सर के युद्ध में भी पढ़ा था, जिसमें कि शाह आलम और मीर कासिम और ये बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला शामिल हुए थे। वो त्रिगुट भी युद्ध प्रारंभ होते समय ही टूट गया था, और यहां पर भी ये जो गुट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ये भी यहां युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही टूट गया है। तो यहां हम देख रहे हैं, अब जो ये मराठा और ये निजाम, ये इस अंग्रेज के गुट से अलग हो गए। हैदर अली ने अपनी कूटनीति के जरिए इनको अलग कर दिया। तो अब इस गुट में से एक बचे अंग्रेज। अब अंग्रेज अभी यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे अपने ही बल पर यहां हैदर अली पे आक्रमण कर सकें। तो ये स्थिति बनी
जब ये त्रिगुट तैयार हुआ था। अब हैदर अली चूंकि ये कूटनीतिज्ञ था और महत्वाकांक्षी था, तो इसने क्या किया कि मराठाओं और निजाम को अपनी तरफ मिलाया और इन दोनों से इसने संधि कर ली कि अब हम तीनों मिलकर जो है इन अंग्रेजों पे आक्रमण करते हैं। अब यहां कहानी उल्टी हो गई। पहले अंग्रेज सोच रहे थे कि यहां हैदर अली पे आक्रमण करें और इस क्षेत्र को कब्जाए, लेकिन यहां हैदर अली ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया और पूरा खेल ही इसने पलट दिया। अब हैदर अली जो है अंग्रेजों की तरफ युद्ध करने को तैयार है और उसके साथ में यहां मराठा शक्ति भी इस हैदर अली के साथ है और निजाम भी इस हैदर अली के साथ है। यहां स्थिति उल्टी हो गई और इस हैदर अली ने अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। तो वो बात है 1767 की बात है, जब ये सब गुट तैयार हुआ था और गुट को तोड़ा गया और इसमें से मराठे और निजाम जो है वो हैदर अली के साथ मिल गए थे। तो 1767 में हैदर अली के द्वारा यहां अंग्रेजों पर आक्रमण किया गया इस कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक का ये क्षेत्र रहा है। जब हैदर अली के द्वारा यहां अंग्रेजों पर लगातार आक्रमण किए गए 1767 ईस्वी में, तो 1767 ईस्वी को ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रारंभ हुआ 1767 में, यहां हैदर अली के इन हमलों के द्वारा प्रारंभ माना जाता है। 1767 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ। अब आंग्ल मैसूर युद्ध का जैसे ही प्रारंभ हुआ, इस हैदर अली के द्वारा कर्नाटक के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए, तो शुरुआती झड़पों में इसकी पराजय हो गई। यहां हम देख रहे थे ये जो गुट दोबारा से तैयार हुआ था, निजाम, मराठा और हैदर अली, और आक्रमण कर रहे थे कर्नाटक के क्षेत्रों पे। तो कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभिक झड़पों में इसकी हो गई हार। अब जैसे ही हैदर अली को प्रारंभिक युद्ध में हार मिली, ये निजाम हैदर अली से अलग हो गए। यहां इन्होंने निजामों ने सोचा कि ये तो पासा ही अब उल्टा हो गया है। हैदर अली जिसके साथ में हम थे कर्नाटक में, जब हमने युद्ध प्रारंभ किया तो यहां हैदर अली की हार हो गई प्रारंभिक दिनों में ही, और ये निजाम एक बार फिर से हैदर अली का इन्होंने साथ छोड़ दिया। हैदर अली का ये साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यहां प्रारंभिक झड़पों के बाद हैदर अली एक बार फिर से यहां कर्नाटक के क्षेत्रों में आक्रमण करता है और अपनी स्थिति में सुधार करते हुए वो यहां कर्नाटक के क्षेत्र को जीत जाता है। कर्नाटक, और इसके बाद ये जो धीरे धीरे होते हुए वो मद्रास तक पहुंच गया, जो कि अंग्रेजों की जहां पे प्रेसिडेंसी स्थापित थी। तो प्रारंभिक हार के बाद ये निजाम जो है हैदर अली से अलग हो गए थे, लेकिन बाद में प्रारंभिक हार तो इसे मिल गई थी, लेकिन ये लगातार प्रयास पे रहा और अंततः इसे यहां विजय प्राप्त हुई प्रथम कर्नाटक युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कर्नाटक के क्षेत्र पे इसको विजय हासिल हुई। तो यहां हमने देखा कि निजाम अलग हुए थे और चूंकि प्रारंभिक हार हुई थी, लेकिन अब क्या हो गया कि हैदर अली फिर से एक बार इस क्षेत्र को जीत चुका है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो चला 1767 से और 1769 तक ये युद्ध चला। और 1769 में जो है यहां पे एक संधि की जाती है। जब हैदर अली का प्रभाव बढ़ता हुआ देख, तो अंग्रेज एक संधि प्रस्ताव हैदर अली के पास भेजते हैं, जिसे कि कहा जाता है मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि के द्वारा ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये समाप्त होता है। और इस संधि में कुछ प्रमुख शर्तें रही हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति पहली बार ही भारतीय क्षेत्र में आई है
कि जहां पे अंग्रेज हारे हुए हैं और संधि करने को वे तैयार हैं और भारतीय राजा जीता हुआ है और उस संधि को स्वीकार करना या न करना वे भारतीय राजा के हाथ में है। अभी के पिछले युद्धों में हम देख रहे थे कि पिछले जितने भी युद्ध हुए हैं, पलासी हो चाहे बक्सर हो, उसमें अंग्रेज जीते हुए थे और अपने मनमाफिक तरीके से वे संधियां उन क्षेत्रों में कर रहे थे। तो प्रथम बार यहां भारतीय क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि जिसमें भारतीय राजा की जीत हुई है और अंग्रेज जो है विवश हुए हैं संधि करने को। तो उस संधि को हम देखते हैं क्या कुछ प्रावधान इस मैसूर की संधि में रहे हैं और किस प्रकार से वो प्रावधान आगे हमारे काम आएंगे। तो 1769 में जो मद्रास की संधि की गई, इसकी कुछ प्रमुख शर्तें थी। इसमें पहली शर्त तो ये थी कि जो अंग्रेज है ये हैदर अली को युद्ध खर्च देंगे। पहली बार ही भारतीय क्षेत्र में ऐसी स्थिति आई है कि जब अंग्रेज अब युद्ध खर्च देने को तैयार है किसी भारतीय शासक को। तो ये एक महत्वपूर्ण शर्त है कि हैदर अली ने युद्ध खर्च प्राप्त किया। इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि ये हैदर अली कितना दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहा होगा। पहली बार इसने अंग्रेजों को विवश किया कि वे भारतीय क्षेत्र में युद्ध का खर्चा देंगे। इसके साथ एक अन्य शर्त रही है कि यदि मैसूर पर अब कोई बाह्य आक्रमण होता है तो अंग्रेज उसमें मैसूर की सहायता करेंगे। बाह्य आक्रमण की स्थिति में अंग्रेज मैसूर की सहायता करेंगे। और जो सहायता करेंगे वे निःशुल्क करेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे अंग्रेज जो पहले संध्या कर रहे थे कि बाह्य आक्रमण की स्थिति में अंग्रेज मदद करेंगे और सैन्य खर्च यहां भारतीय राजाओं को उठाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा इस संधि में नहीं था, बल्कि बाह्य आक्रमण की स्थिति में अंग्रेज निःशुल्क रूप से यहां इसका साथ देंगे। किसका? मैसूर के जो शासक थे हैदर अली का, क्योंकि संधि इस समय हैदर अली के द्वारा की जा रही है। तो इस प्रकार की शर्त उसने रखी थी। इसी शर्त में इसी संधि की शर्तों में था कि अब जो है अंग्रेज यहां भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामलों से यह तात्पर्य था कि यदि मराठाओं, मैसूर और हैदराबाद इन सब के बीच में कुछ छोटे मोटे सीमा विवाद होते हैं तो उसमें अंग्रेज जो है किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सैन्य रूप में हस्तक्षेप अपना नहीं दिखाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख शर्तें थी। इन सभी शर्तों के साथ कर्नाटक का क्षेत्र और ये मद्रास का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को वापस दिया गया। तो ये इस संधि की प्रमुख शर्तें रही है, जो कि मद्रास की संधि 1669 ईस्वी में की गई थी। इस संधि जो है परिणति रही है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि चला था 1667 ईस्वी से और 1669 ईस्वी तक। यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां जो युद्ध प्रारंभ हुआ था हैदर अली के कर्नाटक पे आक्रमण करते साथ ही ये प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। तो आज की क्लास में हमने देखा किस प्रकार से यहां मैसूर राज्य का उदय होता है और
अंग्रेज जो है, अंग्रेज और यहाँ मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, इनके बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध किस प्रकार होता है, और उस प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो परिणति रही है, मद्रास का युद्ध, मद्रास की संधि, क्या क्या शर्तें उसकी रही है। और अब आगे देखेंगे जो अगली क्लास होगी कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि इस संधि के बावजूद, जबकि इस संधि में प्रावधान किए गए थे कि अब बाह्य आक्रमण में अंग्रेज यहाँ मैसूर की सहायता करेंगे और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी शर्तों के बावजूद भी किस प्रकार से यहाँ तैयार होती है जो परिणति दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जिसमें की चर्चा की जाएगी आंग्ल मैसूर के द्वितीय युद्ध पर, उसकी परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। क्या उस समय की परिस्थितियां थी भारतीय क्षेत्र में, जिस कारण से कि आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध यहां प्रारंभ हुआ था। तो मिलते हैं एक अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।